चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 प्ले प्ले। चैप्टर 10 अपने ऑफिशियल स्केड्यूल से वेरी, क्योंकि आवाम की तरफ से भरपूर रिक्वेस्ट है कि सर 6 में आता है, 10 पहले करा दें। तो अब हमने 10 को और 6 को आपस में स्वैप कर दिया। अब अगले जुम्मे जाके 6 की बारी आएगी। इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ICAP की किताब के अंदर तकरीबन एक ही बात को 36,000 दफ़ा रिपीट करने वाला चैप्टर, जिसके अंदर आपको 4 तरह की इंडस्ट्रीज के बारे में ये बताएगा। नंबर 1 इज पावर, उसके बाद ऑयल, फार्मेसी और टेक्सटाइल। तो मैंने क्या किया, किताब के अंदर जितनी इम्पोर्टेंट बातें थीं सारी इन स्लाइड्स पे ले आया हूँ, और उसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्लाइड्स निकली कहाँ से हैं? उन्हीं 20 नोट्स में से। चैप्टर 10 इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। पावर इंडस्ट्री। पावर इंडस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है रिगार्डिंग पावर, वो क्या है कि पहले 2 गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटी कंपनी हुआ करती थी, एक वापडा और एक के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सिबल है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे? कराची में। के स्टैंड्स फॉर कराची, और वापडा फॉर द रेस्ट ऑफ द मुल्क। तो कराची के लिए सिर्फ कौन है? के इलेक्ट्रिक, और वापडा बाकी सब के लिए। अच्छा, वापडा फॉर द रेस्ट इंक्लूडिंग वाटर एंड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज। इसका क्या रिश्ता है विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट? डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये बात आपने शायद QM में कहीं ना कहीं देखी होगी, कोरिलेशन। तो जितनी अच्छी, जितनी ताज़ा, जितनी फ्रेश, जितनी तेज़ बिजली आएगी, उतनी ही फ्रेश तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी ग्रो करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यानी कि बिजली आएगी तो काम होगा, बिजली जाएगी तो काम नहीं होगा। पावर शॉर्टेज का मुल्क की GDP के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन गिर जाती है, सो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। KSC जो है वो 2005 में प्राइवेटाइज होगी। शुरू में क्या थी? गवर्नमेंट ओन्ड, मगर 2005 में क्या हो गई? प्राइवेटाइज, और क्या बन गई? के इलेक्ट्रिक। तो कहानी शुरू होती है KESC से। जब ये हुई प्राइवेटाइज तो क्या बन गई? के इलेक्ट्रिक। वापडा, वापडा अनबंडल्ड हो गई इनटू 2 जनरेशन कंपनीज, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो वापडा को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसमें जेनको है, NDTC है और डिस्को है। जिसका पावर विंग है हाइडल पावर जनरेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर हाउस, ये उसके ऊपर भी काम शाम करती है। अब अगेन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा नहीं। करंट वापडा का क्या मैंडेट है? वापडा का जो फोकस है वो शिफ्ट है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज ऑपरेटिंग एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। के इलेक्ट्रिक का रोल क्या है कराची में? ये प्राइवेट है और ये सिर्फ किसको सर्व करती है? कराची को और उसके एडजेसेंट एरियाज को। वर्टिकली इंटीग्रेट करती है, और ना सिर्फ बिजली बनाती है बल्कि ट्रांसमिट भी करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इंटीग्रेशन क्या होती है, कि आप आगे बढ़ के वो काम भी करें जो कि आप दूसरों से करवाते हैं। तो अब ये ना सिर्फ जनरेट करती है बल्कि ट्रांसमिट भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही करती है। सेगमेंटेड इनटू जनरेशंस, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनियां हैं वो डोमिनेट करती हैं ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसके अलावा कुछ IPPs भी काम करती हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्राइवेट सेक्टर जो होता है। ये भी हमें कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स पावर जनरेशन एंड लिमिटेड पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ तक कोई सवाल? की ग्लॉसरी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या है? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जो कि किसी भी काम को करने में ज़रूरी होती हैं। अपस्ट्रीम इनपुट्स डालना,
प्रोडक्शन के लिए चीज़ों का इनपुट करना, और डाउनस्ट्रीम क्या होती है, उसका आउटपुट निकाल के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। वर्टिकल इंटीग्रेशन, आप सप्लाई चेन में उस पोजीशन में आ जाते हैं कि ना सिर्फ आप सामान बनाते हैं बल्कि उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, जितने ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स आप लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में होंगे। देन अब इसका देखते हैं वैल्यू चेन ऑफ पावर सेक्टर। सबसे पहले क्या होता है, बिजली जनरेट होती है कहाँ पे, पावर प्लांट पे। अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ वैल्यू चेन है ये, यानी कि यहां से कहानी ने स्टार्ट होना है। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड फ्यूल रिसोर्सेज सच एज थर्मल, नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, रिन्यूएबल, हाइड्रो, सोलर और विंड। बन गई, अब इसने ट्रांसमिट होना है। ट्रांसमिट कहाँ पे होना है, टरबाइन टू ग्रिड स्टेशन। तो बिजली फ्रॉम टरबाइंस अंडरगोज अ वोल्टेज इंक्रीज थ्रू स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स, और जैसे ही वो पहुंचती है ग्रिड तक उसको आगे ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस कर देते हैं फॉर वोल्टेज सेफ्टी, ताकि जब हमारे घरों में आए तो एकदम से हमारी चीज़ों को ख़राब ना कर दे, जला ना दे। बिजली जब निकलती है फ्रॉम ग्रिड स्टेशन, इट पासिस थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पावर लाइंस, और फिर हम जो हमारे मोहल्ले में लगी होती हैं तारें उन तक पहुंचती है थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स। वहाँ से मज़ीद इसकी वोल्टेज कम की जाती है ताकि सेफ्टी हो फॉर होम्स एंड ऑफिसेस। इसलिए कहते हैं जब लाइट आती है या जब आने वाली होती है तो लैपटॉप से चार्जर निकाल दिया करें, एकदम से झटका लगता है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, आइडियल सिनेरियो क्या है कि जो बिजली बने हर एक से उतनी चार्ज की जाए, मगर यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टफॉल आता है। शॉर्टफॉल क्यों आता है, कुछ लोग डाल देते हैं कुंडे, यानी कि वो बिजली तो इस्तेमाल करते हैं मगर वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं आती। फिर कुछ लोग ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट बिजली हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ मीटर को रिवर्स करवा देते हैं, कुछ लाइन रेंट लॉसेज होते हैं, जिस वजह से आपका बिजली का बिल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। ओहो। सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ पावर जनरेशन कंपनी। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये कैपिटल इंटेंसिव है, हाई कैपिटल चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए अगर आपने इंडस्ट्री बनानी है तो। फिर इस इंडस्ट्री में टैरिफ को देखना है कि आपका सारिफ कौन है, किस तक आपने अपने ये पावर इंडस्ट्री वाली बिजली पहुंचानी है। प्राइसिंग कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करती है, गवर्नमेंट खुद या उसके अंदर काम करने वाली अथॉरिटीज। सब्सिडीज देती हैं फॉर प्रमोशन, ताकि लोगों को महंगी बिजली ना मिले और उनका बिल ज़्यादा ना आए। वो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट करना है इस कंपनी के अंदर, लाजमी बात है कि वो कोई ना कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कमाएगा। गवर्नमेंट की गारंटी होती है उन तमाम आईपीबीज को जो कि इसमें इन्वॉल्व होके काम कर रही हैं। गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, ना सिर्फ ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जाता है कि वो आए और आके इसको जनरेट करें। फिर नेपरा इसको रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि तमाम तर इन्वेस्टर्स को वो प्रोटेक्ट भी करेगी, तमाम तर कस्टमर्स का इंटरेस्ट भी बचाएगी और एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बरकरार रखेगी। कौन से फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेटरी, हेल्थ और सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स और आईटी, बिलिंग फंक्शन और मार्केटिंग। देखते हैं इसको वन बाय वन। फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब हमें पता है कि फाइनेंस वालों ने क्या करना होता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, टैक्स के ऊपर काम करना होता है, बिजनेस पार्टनर्स ढूंढने होते हैं, उनका डाटा वगैरह एंटर करना होता है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये सारे काम किसके हैं, फाइनेंस वालों के हैं। प्रोक्योरमेंट ने क्या करना है, प्रोक्योरमेंट ने सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि क्या टाइमली अवेलेबिलिटी हो रही है तमाम चीज़ों की। इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टोर्स वगैरह को देखना है फॉर इमीडिएट यूज़। ये इन्वॉल्व करते हैं सिग्निफिकेंट इंपोर्ट फंक्शन स्पेशली फॉर फ्यूल एंड प्लांट इक्विपमेंट, स्केड्यूल करते हैं मेंटेनेंस ड्यूरिंग लो डिमांड सेशंस, मैनेज करते हैं इन्वेंट्री। सारा काम किसका है, प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स का। फिर जो लीगल फंक्शन है उसने इंश्योर करना है कि क्या तमाम चीज़ें विद लॉ एंड रेगुलेशंस फॉलो की जा रही है या नहीं।
हेल्थ एंड सेफ्टी वालों ने देखना है कि क्या जो गवर्नमेंट बिजली पैदा करके भेज रही है वो ज़्यादा वोल्टेज की तो नहीं जा रही है जिससे हमारा नुकसान ना हो जाए। तो कंप्लीट सेफ्टी प्रोसीजर्स आपने देखा होगा, बिल के पीछे बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। अच्छा, इन्होंने और भी कुछ काम करना है, अपने तमाम तर एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है और सुपरवाइज करना है, नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, कार्बन फुटप्रिंट्स को भी रिड्यूस करना है। यानी कि इनका काम ये है कि ये मुल्क में पॉल्यूशन के ऊपर भी ज़रा काम करे, कार्बन की जो एमिटिंग है उसको रोकें, रिस्क मैनेजमेंट देखें फॉर इंजरी एंड इलनेस प्रिवेंशन, और कॉन्टीन्यूस रखें अपनी ग्रोथ को ताकि लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर आएँ कि वो अच्छी प्लानिंग और रेगुलर रिव्यूज़ के साथ इम्प्रूवमेंट करें। कौन? उनके अपने एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स सबसे वाइटल है फॉर सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस। इसका की फोकस क्या है? ऑन एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग द राइट टैलेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी रिसोर्स सेट लेकर आए, मेंटेन करे उसको, उससे काम करवाए, उसको लर्निंग के थ्रू करे, डेवलपमेंट दे और अंडरस्टैंड करे एम्प्लॉय नीड्स एंड इट्स एक्सपेक्टेशंस। फिर आईटी ने क्या करना है? इनका काम ये है कि वो एंटर हो, इंटेग्रिटी वगैरह को मेंटेन करें, सिक्योरिटी देखें और ऐसा निज़ाम लेकर आए जहां से इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो। तो ये कुछ बातें हैं फॉर द पावर इंडस्ट्री। फिर बिलिंग फंक्शन, इनका काम क्या है? बिल वगैरह देखना, कस्टमर अकाउंट्स, तार शार काटना, इनका काम होता है। और मार्केटिंग जो बिल बना के आपको भेजती है, इनका फोकस होता है ऑन मीडिया एंड पीआर मैनेजमेंट। पीआर स्टैंड्स फॉर पर्सनल रिलेशंस। कॉर्पोरेट इमेज अपलिफ्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अब आप लोग पहले तो इसको स्कैन करें। है? नहीं है? मोबाइल का नेट है? मोबाइल ही नहीं है, छा गया आप लोग। चलें, आप लोग ये काम करें, आपके पास 15 मिनट है। पावर इंडस्ट्री को एक दफ़ा पढ़ें और मुझे आपने इंडिविजुअल लाइन वाइज जो मसले आते हैं पूछना। आज मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इकट्ठे हो ही गए हैं तो एटलीस्ट ये चैप्टर तो आप तैयार करके जाएं आज, वंस एंड फॉर ऑल। जिसके पास किताब नहीं है वो अगर किताब निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको फुल फ्लैश 15 मिनट दे रहा हूँ, सुकून के साथ उसको रीड करें। 20 मिनट कर लेते हैं, ईजी हो जाए। अदरवाइज ये चैप्टर तैयार। जी, क्या सवाल है सर? ये पोल माउंटेड गोल्ड, कैन आई हैव इट? थैंक यू। पोल माउंटेड, पेज नंबर 173, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन टू एंड यूजर के बिल्कुल सेकंड लाइन के एंड पे यूजुअली पोल माउंटेड। कभी खंबा देखा? ये वो है खंबा, पोल माउंटेड, जिसका पोल बनाओ। आईपीपी, इसमें क्या मसला है? क्या लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? लाइन बताओ ना मुझे। क्या पेज नंबर बता दो। गवर्नमेंट गारंटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जीओपी इशूज गारंटीज टू आईपीपीज बैकिंग अप द पेमेंट ऑब्लिगेशन, ये वाला। हाँ यार मुझे पेज नंबर ही बता दो। इसके ऊपर है, लास्ट पैराग्राफ पे लास्ट लाइन। अच्छा, transmission and distribution sector is almost wholly operated by government owned companies with private sector also called independent power producers। कहना ये चाह रहा है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है ना बिजली की, ये नॉर्मली ऑपरेट कौन करता है? गवर्नमेंट, मोस्टली वही करते हैं। मगर उन्होंने अपने साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मिला दी है, जिसका नाम क्या रखा है? आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ताकि उनका काम थोड़ा सा बर्डन शेयर हो गवर्नमेंट का। इनका भी शेयर है इन पावर जनरेशन एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहाँ पर खाली केई की बात हो रही है या और? ये ओवरऑल बात हो रही है। और ये तो केई तो खुद प्राइवेटाइज है। हाँ अच्छा, ये क्या प्रीडोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, उसी की सर, पहले मैं वही बताने लगा था आपको। विद कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी कि आईपीपी मेनली इन जनरेशन सेगमेंट, द सेक्टर हैज हाई डोमिनेंस बाय द गवर्नमेंट। अब ज़्यादातर कौन है? गवर्नमेंट ही है ना, तो डोमिनेंस किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी।
आपका पूरा हो गया? पक्की बात है? कोई और सवाल तो नहीं इसमें? जी, सिन्फ आहन से कोई सवाल? मुझे पता, मैं देख लिया, मुझे देख लिया मैंने। कोई सवाल? प्रो, मुझे वो बताओ, पेज में बताओ। 175 पेज पे कहाँ पे है? प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज, ये वाला। प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड इल हेल्थ थ्रू प्रोएक्टिव सिस्टम। प्रोएक्टिव कहते हैं पहले से तैयार रहना। प्रोएक्टिव, पहले से आप रेडी हैं, पहले से आप ट्रेंड हैं, पहले से आप डेवलप्ड हैं, पहले से ही आप स्किल्ड हैं। जी, एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में अपलिफ्ट एंड सिक्योर द कॉर्पोरेट इमेज। मार्केटिंग टीम का काम भी होता है कि मुल्क के अंदर अगर कभी लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी शुरू हो जाए कि भाई ये लोग तो इतने ख़राब हैं, इनके बिल जला दो, गिराव कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो एकदम से टीवी पे एक ऐड आता है शहबाज शरीफ का, याद है? ऐड आया था, मुल्क के इदारों को बचाएं, ये इदारे जो है ये करते हैं, वो करते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, अपनी इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं कि आप हमें बिल देंगे तो हम आपके लिए कुछ काम कर सकेंगे। तो उसको अपलिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं। और कोई सवाल? पक्की गल? चलो जी आगे चलते हैं। टेक्सटाइल एंड पे करेंगे, बात करते हैं फार्मेसी की या ऑयल की। फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्लाइड्स पूरी। चलो जी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब इनकी भी एक बैकग्राउंड है। लिमिटेड फार्मा इंडस्ट्री जो है वो शुरू होती है कहाँ से? 1947 से, और तब से लेके अब तक इन्होंने सिग्निफिकेंट ग्रोथ की है ओवर द ईयर्स। अप्रॉक्सीमेटली 650 कंपनीज जो है पाकिस्तान मार्केट के अंदर वो काम कर रही हैं, विद फ्यूअर दैन 30 मल्टीनेशनल है। ये इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है 1% टू द जीडीपी। अप्रॉक्सीमेटली 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि 70% ऑफ द डिमांड ऑफ द कंट्री मीट करती हैं। इस सेक्टर के अंदर प्रोग्रेसिव ग्रोथ है। प्रोग्रेसिव कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता आने वाली ग्रोथ, एकदम से रैपिड ग्रोथ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे तो ग्रोथ आती है। स्पेशली नजर आइए कब? इन द लास्ट डेकेड। कोई बता सकता है क्यों लास्ट डेकेड में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है? कोविड भी आया, फिर स्मोक भी शुरू हुई, उससे पहले डेंगू भी उठा। तो जितनी ज़्यादा बीमारियां होंगी उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इसमें चाहिए होती हैं अगर आपने ये काम शुरू करना है। तो कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक छोटी सी गोली से लेके पूरी बायोटेक, ऑन्कोलॉजी और वैल्यू एडेड जेनेटिक कंपाउंड्स, पता नहीं मुश्किल अल्फाज यूज़ कर दिए। कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने छोटी सी गोली भी बनानी है ना, उसके लिए भी आपको एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, एसेट्स चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तब जाके आप वो एक गोली डेवलप कर पाओगे। और सिर्फ डेवलप करना काम नहीं है, उसको अप्रूव करवाना, उसकी टेस्टिंग करवाना। हर दवाई पहले एनिमल्स पर टेस्ट होती है और उसके बाद इंसानों के ऊपर उसका रिएक्शन देखा जाता है। व्हाट आर द की चैलेंजेस? एक्सेस टू मेडिसिन। डिस्पाइट अ रैपिड ग्रोथ, अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लैक्स एक्सेस टू मॉडर्न मेडिसिन। लोगों के पास दवाइयाँ खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, और जो मेडिसिन ये लोग बनाते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाती है मुल्क से बाहर। रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मार्केट एस्टिमेट्स है अबाउट 300 बिलियन, ग्रोइंग एट अ 12% का इंटरेस्ट रेट। डोमिनेटेड बाय लोकल या नेशनल कंपनीज, 2/3 ऑफ द शेयर उनके पास है, विद मल्टीनेशनल होल्डिंग द रिमेनिंग 1/3। टॉप 10 कंपनीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 46% ऑफ द मार्केट, एंड द टॉप 50 शेयर अबाउट 90%।
इंडस्ट्री का क्या फोकस है, लो कॉस्ट है, जेनेरिक मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ नई मेडिसिन बनती हैं एट अ हायर प्राइस। अब वही बात है जो उस दिन भी हम लोग क्लास में कर रहे थे कि गोली वही होती है, आप उस पर लेबल अच्छा लगा दो वो महंगी हो जाएगी, हल्का लगा दो लेबल वो सस्ती हो जाएगी, पीछे फॉर्मूला या पीछे सॉल्ट क्या होता है वो सेम होता है। फ्यूचर कंसिडरेशंस क्या है, ग्रोथ कैसे मिल सकती है, रैपिड एक्सपेंशन है, फार्मा की ये जो सेक्टर है वो इवॉल्व कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी इसके अंदर काम कर रही है, इंडस्ट्री को ये एफर्ट की ज़रूरत है, इंटायर पॉपुलेशन इसके ऊपर लगी हुई है, 9,000 के करीब एक्टिवली मार्केटेड ड्रग्स हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लार्ज सेगमेंट ऑफ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। व्हाट इज़ ओवर द काउंटर? जो आप जाते हैं और दुकान पे जाके सामान परचेज करते हैं, आप गए और आपने वो चीज़ बाय की, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ओवर द काउंटर। रेगुलेटरी लैंडस्केप स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, इसके ऊपर जो काम करने वाली वहाँ पे नेपरा थी, यहाँ पे कौन है, ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और यही इदारा उसकी MRP को डिटरमिन करता है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग्स लार्जली एंड आउट ऑफ पॉकेट मार्केट है, इसमें अगेन सेविंग्स आपको अपनी झोंकनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती हैं, शुरू में आपको नुकसान होगा मगर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर ग्रो करते चले जाते हैं। हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इसके अंदर काम कर रही है, अब लोग इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं इसके साथ मिलके, डॉक्टर्स को फंडिंग की जाती है कि आप हमारी दवाइयाँ वगैरह बेचें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है, NGOs गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी ज़्यादा खर्चे वगैरह कर रही है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां आर जोग्राफिकली स्प्रेड अक्रॉस द पाकिस्तान, कराची इसके अंदर सबसे आगे है, क्यों, वहाँ पे आवाम ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं, एंड ओवरऑल बिजनेस साइज अमंग फार्मास्यूटिकल फर्म जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रही है, मोस्टली सिटीज लाइक कराची, लाहौर और पेशावर। अब अगेन ये 10 कंपनियां हैं जो कि रैंकिंग में आ रही हैं एज पर द स्टैट्स ऑफ 2017। किताब ने बहुत ही पुराने, कोई गालिबन 6 साल पुराने स्टैट्स हमसे शेयर किए हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 मल्टीनेशनल्स हैं और बाकी 6 क्या हैं, नेशनल। मल्टी में कौन सी है, एक GSK है, एक एबट है, एक सनोफी है और एक GSK कंज्यूमर हेल्थ है। इसके अलावा कोई भी आ जाए वो क्या होगी, नेशनल। मैं खुद भूल गया हूँ, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान लिमिटेड, पाकिस्तान लिमिटेड। बाकियों में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, खाली वर्ल्ड लिमिटेड है। सीडेंट फीचर्स जैसे उसके थे वैसे इसके हैं। सेल्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को पैसे दिए जाते हैं, उनको फिक्स सैलरियाँ लगाई जाती हैं कि भाई जाओ और जाके हमारी दवाइयाँ प्रमोट करो, उनको बेचो। टारगेट्स दिए जाते हैं डॉक्टर्स को कॉल कर करके, बता के, कॉन्फ्रेंसें करा के कि भाई ये रही हमारा सामान, इसको जाके बेचो। आपने देखा होगा जिस पैड के ऊपर वो लिख के देते हैं पर्ची, वो भी किसी ना किसी दवाई की होती है, किसी ना किसी दवाई की होती है वो भी पर्ची। फिर पेमेंट की जाती है किसको, ड्रैप को। सेंट्रल रिसर्च फंड लेवी, लेवी मीन्स डिस्काउंट, 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फी फॉर न्यू ड्रग्स चार्ज की जाती है, रजिस्ट्रेशन के पैसे होते हैं, इसका लाइसेंस लेने के पैसे होते हैं। फिर आप पेमेंट करते हैं हेल्थ केयर्स को, वेरियस पेमेंट्स की जाती हैं, इंक्लूडिंग उनको ऑनोरियम दिए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स वगैरह को मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है, सेल्स इनवॉइसेस, जो मेडिसिन बिकती है वो साथ साथ पीछे से उसकी डिमांड बढ़ती आती है। अब एक टाइम पे पैरानोल शॉर्ट हो गई थी, क्यों शॉर्ट हुई थी, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी मगर सप्लाई पीछे से नहीं आ रही थी। फिर मेडिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है टू HCP, फोकस करते हैं ऑन देयर एजुकेशन, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। क्लिनिकल ट्रायल्स, हर दवाई इंसानों तक पहुंचने से पहले प्रॉपर्ली पहले टेस्ट की जाती है। मेडिकल रिसर्च होती है, हॉस्पिटल्स को, इदारों को एंगेज किया जाता है और लोगों को बुला के, पेशेंट्स को बुला के, वॉलंटियर्स को बुला के उनके ऊपर इसका टेस्ट रन किया जाता है और उनसे बाद लिखवाया जाता है कि आप खुद चल के हमारे पास आए, हमने आपको नहीं दावत दी और जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। अपॉर्चुनिटीज,
मार्केट अट्रैक्टिवनेस, लार्ज पॉपुलेशन को लेके ये काम किया जाता है। क्यों? आपने दवाइयाँ सिर्फ एक आधे को नहीं बेचनी, पूरी के पूरी मुल्क को आपने बेचनी है। हाई डिजीज बर्डन प्रोवाइड्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जितनी ज़्यादा बीमारियाँ उतने ज़्यादा इनके पास मौके। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एट मैकेंजी ये स्टडी की गई कि जो ड्रग है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल कुड रीच $1 बिलियन। इंडिया वाले कहाँ पे हैं? 20 पे। और हमारे बांग्लादेशी भाई कहाँ पे खड़े हुए हैं? हैव FDA अप्रूव्ड प्लांट्स, उनके पास प्लांट्स अप्रूव्ड हैं, वाइल पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लांट मौजूद नहीं है। FDA स्टैंड्स फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दोबारा बोलो। फूड एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल। फार्मा इंडस्ट्री हैवीली रिलाइज ऑन इंपोर्ट। इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? बाहर से आता है, इंपोर्टेड होता है। और कॉन्टिन्यूस वीकनेस इन द पाकिस्तान रुपी कंट्रीब्यूट्स टू हाई इन्फ्लेशनरी सिस्टम। जितनी ज़्यादा रुपए की कदर गिरेगी, रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा महंगा आएगा, जिससे क्या होता है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमें जो दवाइयाँ मिलती हैं वो तभी महंगी मिलती हैं। क्यों? हमारा मुकाबला सिर्फ इंसानों से नहीं है, करेंसी से भी होता है। प्राइस कंट्रोल इन सच अ वे एंड एनवायरनमेंट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। ठीक है, लो अब उनको क्या मिलेंगे? लो मार्जिन। क्यों? उनका जो पीछे रॉ मटेरियल है वो हो गया महंगा, उस वजह से उन्होंने भी अपनी क्या करनी है, प्राइसें बढ़ा देनी है, जिससे अल्टीमेट नुकसान किसको मिलेगा? कंज्यूमर को। सम मल्टीनेशनल कंपनीज हैव एग्जिटेड देयर मार्केट्स ड्यू टू लो मार्जिन्स, व्हाइल द रिसेंट इन्फ्लेशन जो है उसने काफ़ी ज़्यादा नई चेंजेस लेकर आए हैं प्राइस कंट्रोल में। तभी जो ड्रैप है वो उसको कंट्रोल करता है प्राइसेस को, ताकि ज़्यादातर ये हाई ना हो। डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन, ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू रिसर्च बेस। अब इसमें भी टाइम लगता है। नई दवाई आपने बना तो ली है, मगर उसको रजिस्टर करवाने में आपको लगेगा अच्छा खासा टाइम, उसमें लगेगा आपको डिले। उस डिले से क्या होता है कि आपका जो कंपेटिटर है वो मार्केट में छा जाता है, उसकी दवाइयाँ ज़्यादा बिकने शुरू हो जाएंगी। और अगर इतना ही डिले आ गया है तो आपके पास जो पड़ी हुई इन्वेंट्री है वो ख़राब हो जाएगी, उसका फिर अब आपको कोई इस्तेमाल और देखना पड़ेगा। सोर्सेज क्या हैं? हैवीली दे रिलाई ऑन इम्पोर्ट्स अबाउट 60% फ्रॉम इंडिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज इसकी सप्लाई चेन को बढ़ा सकती हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि आप उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएँ, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएँ। दवाइयों के सॉल्ट के अंदर देखें कहाँ से आपको मज़ीद सस्ता रॉ मटेरियल मिलता है, ताकि आप उसकी कॉस्ट को मिनिमम कर सकें। और कोलैबोरेट करें लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी मोटिवेट हों टुवर्ड्स इनोवेशन। डन? आपके पास 15 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं करता हूँ, ऑयल की बात करते हैं, इकट्ठे करते हैं। तब तक आप लोग चाय पीने, तब तक हम ऑयल कर लेते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अगेन 1947 के अंदर क्या मिली इनको? सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इनिशियली हम लोगों को ऑयल प्रोडक्शन के लिए और गैस वगैरह नहीं मिला करते थे, रिसोर्सेज की क्या थी? स्कार्सिटी थी, बहुत कम थे पाकिस्तान बनने से पहले। और इसकी एक्सप्लोरेशन से क्रूशियल रोल हुआ इन नेशनल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर भी 3 तरह के सेगमेंट्स हैं, एक अपस्ट्रीम, एक मिड स्ट्रीम और एक डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है? ये फोकस करती है ऑन एक्सप्लोरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोकार्बन्स। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, क्या होते थे हाइड्रोकार्बन्स? कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कौन सी? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या खाली कोवलेंट बॉन्ड? अच्छा। अट्रैक्ट सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। और ग्रोइंग डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, तभी ये वाइटल रोल प्ले करते हैं। मिड स्ट्रीम, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग क्रूड ऑयल और गैस को कन्वर्ट करते हैं किसको? एंड यूज़र फॉर्म में। ऑयल रिफाइनरीज, प्लांट्स, नेचुरल गैस के जो प्लांट्स होते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? मिड स्ट्रीम में। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ गैस एंड ऑयल, ये कहाँ पे होती है? मिड स्ट्रीम में। अब ये कर सकता है कि वो कोई एक लाइन दे दे और कहे कि बताएं ये अपस्ट्रीम में है, मिड स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में, कहाँ पे है? तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा।
डाउनस्ट्रीम में बेसिकली क्या होता है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस ऑयल एंड गैसेस, इंडस्ट्री, कमर्शियल, एंड यूजर्स तक ये चीज़ें पहुंचती हैं और ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग स्पिरिट, डीजल, केरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। एंड इसके अंदर साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं। ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, डिमांड बहुत ज़्यादा है एनर्जी, इसका रॉ मटेरियल बहुत हैवी कॉस्टली होता है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, लोकल और फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स यहाँ पे अच्छा खासा काम करते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन भी एक चैलेंज है। बहुत सारी कंपनियां अब अपने ऑयल प्रोडक्ट्स को लेके फिर रही हैं और वो तकरीबन एक ही तरह के होते हैं, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता। एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कंटिन्यूस एम्फोसिस रखें आप डोमेस्टिक, जितना आप अपना डोमेस्टिक को प्रमोट करेंगे उतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर सालमियत पैदा होगी, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी और सस्टेनेबिलिटी आएगी। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, आपको एक जगह रखनी है अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है, वो पैसा फेंकेंगे तो आप अपने काम को शुरू कर देंगे, आप अपने काम को एक्सप्लोर करेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जितनी अच्छी आईटी उतना अच्छा सिस्टम, उतना अच्छा सिस्टम और उतनी अच्छी डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन, अपने सेक्टर को ग्रो करें थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अगेन फॉरेन कौन सी है और लोकल कौन सी है, तो लोकल कौन सी है, मैरी का बिस्किट याद है ना, ऑयल एंड गैस OGDC, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स और पाकिस्तान पेट्रोलियम। अब अगेन पाकिस्तान और लिमिटेड कवर्ड, मगर नीचे भी आता है, इसका हमने क्या बनाया था वैसे, पाकिस्तान बाद में आता है, लिमिटेड एंड में आता है, से मैं खुद भूल गया था वैसे। पाकिस्तान और ऊपर मैंने आपसे कहा था कि वो मैरी का बिस्किट। अब ये किताब में एक डायग्राम दी गई है जिसको समझने के लिए हमें इस सेक्टर को समझना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो मैंने वहाँ पे आपको शायद दिखाई थी और वो मैंने अपलोड भी की थी। नहीं, मैंने एक अपलोड भी की थी, मैंने आपको लिंक भेजा था, ऑयल की मैंने की थी, नहीं तो मैं दोबारा मैंने ऑयल की भी की थी, नहीं वो दिखाई थी और ऑयल की नहीं भेजी थी, मैं भेज दूंगा आज। सप्लाई चेन, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। असल में उस वीडियो को मैंने अपलोड किया, ये भी रात के वाक़े यूट्यूब पे, उस पर कोई 80-90 के करीब व्यूज़ भी थे और उस पर कॉपीराइट का अटैक हो गया मेरे पे कि ये वीडियो आपको रिमूव करनी पड़ेगी। उसका लिंक भी यहाँ पे लगा होगा, मगर अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, मैंने रात को ही फारिग की है। अपस्ट्रीम, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट्स एट कराची पोर्ट्स रिसीविंग क्रूड ऑयल, वाइट ऑयल प्रोडक्ट्स, LSFO, LPG और HSFO। व्हाट इज HSF एंड व्हाट इज LSF? मेरा ख्याल से ये लो सल्फर की बात करते हैं, है ना? हाई सल्फर और लो सल्फर की बात करते हैं। पोर्ट फैसिलिटीज लिंक टू टैंकेज स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ रिफाइनरी एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी। लोकल ENP जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, ट्रांसफ़र करती है। मिड स्ट्रीम क्या काम करती है, ये बल्क में चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, माल जाता है रिफाइनरीज तक, रिफाइनरी आगे उसको स्टोर करती हैं और इंश्योर करती हैं कि सही से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। डाउन स्ट्रीम में अगेन मार्केटिंग वगैरह का रोल प्ले होता है। 7 रिफाइनरियाँ और 28 OMCs जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं डाउन स्ट्रीम के अंदर, और ये क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। लोकली गैस सप्लाई OGDC जो है वो काम करती है और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गैस फील्ड्स एंड इज ट्रांसफर्ड टू SNGPL एंड SSGCL डिस्ट्रीब्यूटेड टू एंड कंज्यूमर्स वाया पाइपलाइन। गैस आ रही है आजकल, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इतनी कहानियाँ पढ़ रहे हैं गैस की, वो तो आती है सर। आप तो माशाल्लाह अमीर आदमी हैं। हाँ ना देते हो, एक्स्ट्रा बताओ ना, आखिरी बात पहले किया करो। LNG liquid natural gas supplies starts at Port Qasim, Karachi. Imported LNG is regasified at Port Qasim plants. Regasified LNG is transmitted via pipelines to
SNGPL and SSGCL for further distribution. The gas supply chain is relatively simpler than the oil supply chain. LNG imports and distribution involves specialized facilities at Port Qasim. Efficient transmission and distribution जो है वो critical है to ensure the reliability of its supply. Land acquisition, अब बात करते हैं इनके salient features की. इसके लिए आपको लैंड चाहिए होता है एक लार्ज स्केल के ऊपर. सब सरफेस प्रॉपर्टी राइट्स बिलोंगिंग टू कंट्री बट सरफेस एक्सेस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्राइवेट लैंड ओनर्स. लैंड आप खुद अपना खरीद भी सकते हैं और इसको लीज पे भी ले सकते हैं. एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट वहाँ पे करें ताकि आप उसको अच्छे से अच्छा बना सकें. फिर प्रोक्योरमेंट, एसेट्स आपको चाहिए, आपको अच्छे खासे एसेट्स चाहिए, इन्वेंट्रियाँ चाहिए अपने काम को स्टार्ट करने के लिए. ड्रिलिंग पर्पस के लिए आपको बड़ी खासी मशीनरी चाहिए होती है. फिर टेम्परेरी इंपोर्ट्स, क्लियर कस्टम वगैरह बीच में आते हैं, बैंक गारंटीज वगैरह. प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स एंड एडहेरेंस टू इंपोर्ट रेगुलेशंस. हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काम करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, एसेट की प्रोटेक्शन, एमरजेंसी, सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मैनेज करनी होती हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HR का काम क्या है कि उसको ट्रेन करे, डेवलप करे, उसको कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिखाए. फाइनेंस अकाउंटिंग का वही काम है. अब हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी रेलेवेंट कुछ वर्किंग्स होती हैं. ऑयल की अलग होंगी, फार्मेसी की अलग होंगी, मगर ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स हैं वो सेम ही बनती हैं. थक गए हो ना, मुझे पता. सोशल वेलफेयर, तभी आपको चाहे बताए थे कि शायद कुछ एक्टिव हो जाए. सोशल वेलफेयर, ENP एक्टिविटीज इन पाकिस्तान आर जनरली कैरिड आउट. अच्छा आखिरी स्लाइड. तो खैर सोशल वेलफेयर क्या है कि आपने वाटर रिसोर्सेज को बचाना है, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स इनको इस चीज़ से दूर रखना है, धुआं नहीं फैलाना है, स्मॉल हॉस्पिटल्स खोलने हैं, डिस्पेंसरियाँ बनानी हैं, हेपेटाइटिस B and C के अगेंस्ट कैंपेन चलानी है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने करना है. अज़ियत, लिटरली ये चैप्टर अज़ियत है सर. हाँ जी, पाकिस्तान में रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं है या उन्हें निकालने के लिए रिसोर्स. पाकिस्तान में करप्शन ही बहुत है. सब कुछ है, सब कुछ है. इलीगल निकाल के बाहर भेज देते हैं. हाँ, ये भी करते हैं. सब जानते हैं. ये जो हमारा मदावी का सुना है कि जो मदावी है आजकल. नहीं, दरिया है, अभी पानी है उसमें. मिट्टी डाल दी पूरी उन्होंने फुट बनाने के लिए. देखते हो सही. सुना है कि रावी दरिया की जो मिट्टी है उसके नीचे काफी सारी इस तरह की. चेक करके आ मेरा भाई एक दफ़ा चेक जरूर करने जाके. चाइना का ये मुगल दौर की बात कर रहे हैं. मुगलों ने रूप से बैठे हैं ना. चाइना ने सुना है कि बात है. जिस दिन मैं यहाँ से 6 बजे चला गया ना शाम को, मैं जाके दावी पे पहुँच जाऊँगा. ठीक है. अच्छा जी, टेक्सटाइल एक और अज़ियत. आता हूँ चलिए लाइए सवाल दें. सर आपका हुक्म सर, आपका हुक्म सलाम खुद. हम आपके हुक्म को कैसे अलग कर सकते हैं खुद से? कैसी बातें करते हैं आप? IMS क्या है? इस पहले सवाल ये होगा, इग्नोर करें. ऑनकोलॉजी थोड़ी बहुत बंदा गूगल भी कर लेता है, थोड़ा सा गूगल, एक इतना सा. उसके पास आईफोन है. वाइब्रेंट मीन्स तहलका खेज, उछलने कूदने वाला. सर ऑनकोलॉजी नेट तो होगा आपके पास? शाबाश. जेनेरिक, जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं. अच्छा, उसके अलावा एफिकेसी, एफिशिएंसी. सिंपोजिया, मीटिंग्स कह लें, कॉन्फ्रेंस कह लें. सिंपोजिया. स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग. इसको मैंने ये वर्ड वॉलंटियर, खुद से काम एक करना. और टॉपिक है समझ में. सही स्क्रीनिंग वाला कॉन्सेप्ट बता दो. इसमें क्या बात होती है? क्लिनिकल ट्रायल्स ना, आप देखते हैं वो मेडिसिन्स को इंसानों के ऊपर भी, पेशेंट्स के ऊपर भी, और उससे पहले जानवरों के ऊपर भी, कि उसका रिजल्ट क्या आता है. बैठ के दवाई खिला के पीछे बैठ के सिस्टम के सामने ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रीन पर ला के देखते हैं कि उसकी हार्ट बीट कितनी तेज़ जा रही है, उसको क्या हो रहा है, शुगर लेवल कहाँ तक पहुँचा है. वो स्क्रीनिंग है. कभी हॉस्पिटल गए, जो डिवाइसेस वहाँ पर लगी होती हैं रूम के बाहर, जब उस बंदे का ऑपरेशन हो रहा होता है, वो उसकी हार्ट बीट और जो चीज़ें दिखाती हैं, दैट इज स्क्रीनिंग.
वॉलंटियर में, हाँ जी, टीम 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 वॉलंटियर इज खुद से काम करना विदाउट एनी फाइनेंशियल या कमर्शियल नीड्स. दिस इम्पीड्स, दिस शोज. और क्या, तेरे सवाल तो पूरे हो गए. और कोई सवाल? मैं देखनी है. लो मार्जिन जहाँ प्रॉफिट कम हो. हाँ जी, क्या? ग्रे चैनल, ये कहाँ पड़ा? सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड. सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है. 185 पेज पे है. ग्रे चैनल. अच्छा, लाइन जरा पहले पढ़ी, पूरी बड़ी लाइन क्या लिखा हुआ है? बात सुनो, 11 बजे लास्ट लाइन सिर्फ. Patients end up paying higher price for those medicines coming through the gray channel. कभी आप लोग दुबई गए हो या कोई जाने वाला गया हो, उसको आपने कभी कहा हो यार मोबाइल वहाँ से लेके आना, मैं कहा छुपा के लेके आना, डब्बा शब्बा निकाल के जेब में डाल के ले आना. वो चैनल कौन सा है? कस्टम से छुपा के कोई चीज़ लेकर आना, ब्लैक में लेकर आना. और डिजीज, मुझे लाइन बताओ. सर 84 की फर्स्ट लाइन. 84. 184. अच्छा. The department focuses on developing customer and patient insight about disease prevalence. Disease prevalence is कि वो बीमारी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, उस बीमारी की स्टेज कौन सी है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, कितनी ज़्यादा वो प्रिवेल कर रही है, और कैसे उसका इलाज, उसका क्योर या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. क्या अफेक्ट भी कर सकते हैं. और सर मैं आ रहा हूँ सर, एक तो हो गई है ना वाली. रिसेंट इंट्रोडक्शन, हम पेज 184 पे हैं, प्राइस कंट्रोल का आखिरी. रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन indexation pricing was welcomed by the industry. However, new changes in price control would hamper temporary price adjustment. होता क्या है, जब दवाई शुरू में आती है ना, तो उसकी एक शुरुआती प्राइस होती है, डिस्काउंटेड प्राइस होती है, ताकि उसको मार्केट में इंपोर्ट किया जा सके, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके. मगर वो टेम्परेरी होती है, अब लोग उस पर पके हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर लेके आते हैं, ताकि जो उसका इंडेक्स है वो वहाँ तक जाए जितने कि उसने मार्केट में असल में बिकना है. नहीं, तब तक लोग आदी हो चुके होते हैं. नशा भी तो ऐसे ही होता है, शुरू में आपको मिलता है फ्री में, बाद में जब पैसे आते हैं आप घर का सामान बेच रहे होते हैं. कहते हैं हाँ. हाँ जी, और बताएं. और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन की लाइन फर्स्ट लाइन है. टॉपिक पूरा ही मरजान के अलावा किसी और का कोई सवाल यहाँ से? एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन एस्केप कितने का यहाँ से? तुमने कहना जान के उसको. नहीं तीनों का 15 पैसा. आता हूँ जी. कोई सवाल? हाँ जी. एक्सपोर्ट पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू मैकेंजी भाई और उसके स्टडी, विद सर्टेन डीरेगुलेशंस पाकिस्तान एक्सपोर्ट पोटेंशियल कुड रीच $1 बिलियन. हम लोग 1 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, मगर अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? लेस देन 200 मिलियन पे. पता नहीं स्टडी कब की है, ये मैंने लिखा है उन्होंने. समझ नहीं आ रही, बस यही लाइन है. तो बस यही है, बता दिया. इसमें हम बिलियन तक पहुंच सकते हम 100 बिलियन तक कमा सकते हैं. 100 बिलियन, 1 बिलियन तक, सॉरी. मगर अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? 200 मिलियन पे खड़े हैं. आगे से बढ़े which is 10 billion less than. इंडिया की जो फार्मेसी है वो इस वक्त $20 बिलियन अर्न कर रही है. इंडस्ट्री इन बांग्लादेश एंड इंडिया, वहाँ पे जो कमाई हो रही है पाकिस्तान से 10 टाइम्स ज़्यादा है. हमारे पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एबिलिटी है, HR है,
नीयत नहीं है, मदद आना हट नहीं है, हैं? क्रिटिकल इंस्टेंट सर एपीआई का एब्रिविएशन है API, सोर्सेज एपीआई का sourcing APIs and way forward. ये वही था जो मैंने लास्ट लाइन से स्क्रीनशॉट लास्ट लाइन मैंने की हुई है। तो मैंने बता दो दिया। नहीं सही है, अभी नहीं चाहिए। ओए होए, कोई और सवाल है आपका? इसके अलावा कोई और सवाल नहीं है, ये मैंने आंसर नहीं करना। इसके अलावा पूछें, कोई और सवाल इस लाइन के अलावा? एब्रिविएशन क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसको समझ लग जाएगी। कोई और सवाल? एक सेकंड, आपका ग्रुप अलग है ना? डन हो गया, ग्रुप में आ जाएगा, तुम्हें नहीं बताना। और बताएं, API एक होता है KPI, एक होता है API, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बता दिया। आप ना बोलेंगे जी। अच्छा जी, अब आपका रहेगा टेक्सटाइल, विस्कोस, कॉटन, पॉलिस्टर, ड्रैपिंग, वीविंग, स्पिनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑडिट, शिपमेंट, लॉजिस्टिक्स, गारमेंट्स कैसे बनते हैं। इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर किया हुआ ना मैंने एक जगह पे, क्या ये बात है। और किया भी मैंने इसी किताब से हुआ है, लाइन बाय लाइन किया हुआ है। शाम में 6 बजे से पहले पहले एक लिंक आएगा आपको, इसी के लिए मैंने चैप्टर शुरू किया। और इसी के लिए टाइम शॉर्ट होगा सब में मेरे पास, टाइम शॉर्ट होगा सब में मेरे पास। सिर्फ एक इंडस्ट्री टेक्सटाइल ही होगी। फिर लोग और कुछ नहीं होगा सर। नहीं, वो मैक्सिमम 35 मिनट 40 मिनट का होगा। 2x पे देखो ना। जो आपके एडवांस एमसीक्यू है, हाँ, वो फिलहाल इतने ज़्यादा उस पर ना करें काम, उसको मैंने चेंज करना है अभी एडवांस वालों पे, समझ नहीं आया। उसको ना छेड़े। अभी आपके पास टाइम भी शॉर्ट है। वो उन बच्चों के लिए जिनके पास कम से कम 3 महीने का टाइम था, बट अब ICAP की पॉलिसी चेंज हो चुकी हुई है। उनमें से काम नहीं आएगा। हाँ, वो ना करें बेशक। टेंशन नहीं लो, एक ही टाइम भी तो आती थी, वो नमाज देख के और सर जो आपने वो एग्जांपल्स कट करवाई हैं, वो नहीं करनी, उसमें से वो टेस्ट में आई वो अहमद डाल देता जान के, कहता है मैं तंग करना बच्चों को। सर देखिए अच्छा फंसा वो सब तंग करता है, कुछ नहीं करता। 7 एमसी सर फिर फेल करके स्लीप करता है। वो तो उसको मैं कहता हूँ, नहीं वो नहीं नहीं अब नहीं करता, अब नहीं करेगा। क्यों दी हुई है एग्जांपल? जब भी पेपर असल में क्यों दी हुई है, इनका पहले प्लान था थेरेटिकल का, जब शिफ्ट हुआ ना MCQs पे, वो निकालना भूल गए और बार बार याद करवाने के बावजूद नहीं निकालते। प्रैक्टिकल होता है, ये तो बहुत सर, टफ निकलवाया वाला था, ये वाला लिखना बहुत मुश्किल होता था। पोर्टफोलियो, ये क्या होता है? मेन्यू। ठीक है जी, नाश्ता हो गया, भूख लगी। चलो जी, एक और रिक्वेस्ट आई थी आपकी तरफ से चैप्टर नंबर 4 की। वो हमारा संडे पे प्लान था, मगर आवाम की सूरत हाल को देखते हुए मैंने एक फ़ैसला किया। फिर जो हमने क्लास में किया था ना, आप लोगों के पास तो वो नहीं होगा रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल, मगर मेरे पास तो है। तो वो एज इट इज़ सारी वीडियो क्लास वाली आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, सिर्फ चैप्टर 4 की। चूँकि वो आपके सामने हुआ है तो वो देख देख के आपको फ़ौरन से बातें याद आती चली जाएंगी। डन, अल्लाह ते वाले। सर उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं,